92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी ये दूरियां, बिना किसी एड ब्रेक के। शाम पूरी तरह घिरी नहीं थी अभी। लाइट ऑन न होने पर भी कमरे में काफी उजाला था। मैं सोफे पे औंधी लेटी एक किताब में डूबी हुई थी। दरवाजे के बाईं ओर रखी मेज पे सजा म्यूजिक सिस्टम लता मंगेशकर के गाने सुना रहा था। हाथ में पसंदीदा लव स्टोरीज और बैकग्राउंड में बजते मीठे गाने। खुद को जन्नत में महसूस करने के लिए मुझको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। शादी के कोई 20-22 दिन बाद आज पहली बार इस तरह पढ़ने का मौका मिला था, इसलिए पता ही नहीं लगा कि कब दोपहर से शाम हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैं कहानियों की दुनिया से हकीकत की जमीन पे धम से आ गिरी। कौशल ही होंगे, मैंने सोचा और अपनी नजरें कमरे में चारों ओर दौड़ाईं। सोफे के बगल वाली साइड टेबल पर चाय के 3 खाली कप लाइन से रखे हुए थे। कुशन सोफे पर इधर उधर बिखरे हुए थे और मेरा शॉल मेज पर था। मैंने जल्दी से कुशन ठीक किए, कप दौड़ के किचन में रखे और शॉल लपेटती हुई दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खोला तो सामने कौशल ही थे। मुझे देख के वो धीमे से मुस्कुराए। जवाब में मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। कुछ अंधेरा नहीं है कमरे में? कौशल ने शायद मुझसे जवाब मांगने के लिए ये सवाल नहीं पूछा था, इसलिए मैंने जवाब दिया भी नहीं। उन्होंने एक एक करके कमरे के तीनों बल्ब जलाए और म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम कर दी। बोर तो नहीं हुई दिन में? वो अपने जूते उतारते हुए बोले। दिन भर तो नहीं, बोर तो आपके आने के बाद हो रही हूं, मैं कहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ ना में सर हिला दिया और उनके हाथ से बैग लेते हुए पूछा, आप चाय पियेंगे और कॉफी? पूछना हालांकि औपचारिकता ही थी। पिछले 1 महीने में कौशल को मैंने कॉफी के अलावा कुछ पीते देखा नहीं था। कौशल की जिंदगी एक बंधे बनाए ढर्रे पे चलती थी। सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, अब ऑफिस, अब टीवी पे न्यूज। कभी कभी मुझको लगता था कि वो सांसें भी गिन के लेते थे। कोई इंसान इतना नीरस कैसे हो सकता है? ये घर ना होके कोई सजा धजा स्टोर लगता था, जैसे हर चीज अपनी जगह पे गोंद से चिपका दी गई हो। कपड़ों की अलमारी इतनी व्यवस्थित होती है कि अपने कपड़े उनकी अलमारी में रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई अब तक। मेरे ज्यादातर कपड़े अब भी मायके से मेरे साथ आए सूटकेस में रखे हुए थे। कौशल अपने जूते उतार के शूरैक में रख रहे थे और मेरी नजर शूरैक के बगल में उल्टी पड़ी मेरी सैंडल पे टिकी थी। वो जैसे ही शूरैक के सामने से हट के बाथरूम गए, मैंने झट से अपनी सैंडल उठा के शूरैक में रख दी। कॉफी बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर में हम दोनों सोफे पे बैठे कॉफी पी रहे थे। हालांकि कॉफी मुझको खास पसंद नहीं थी। कौशल की नजरें कॉफी पे गड़ी हुई थीं। बीच बीच में वो मुझको देख के मुस्कुरा देते। ट्रेन में मिले 2 अजनबियों की तरह हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दोनों बात करना चाहते थे, पर दोनों ही नहीं चाहते थे कि बात शुरू करें तो कहां से, और बात करें तो क्या। दिन भर में ठीक रहती थी, पर कौशल के घर लौटते ही पता नहीं कहां से एक उदासी मेरे जहन पे छा जाती। हमारे बीच एक अनकही सी खामोशी थी और उसकी वजह से मेरी जिंदगी शादी के 3 हफ्ते बाद ही बोझिल बनती जा रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कौशल और मेरी अरेंज्ड मैरिज थी। इतनी अरेंज्ड कि शादी से पहले उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। कभी कभी तो मुझको लगता था कि उन्होंने शादी के बाद भी मुझको ढंग से नहीं देखा था। निधि, मुझे ज्यादा बात करना नहीं आता। लड़कियों से बात करना तो बिल्कुल नहीं आता। पर अभी तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो इसको चलाओ। शादी के अगले दिन कौशल ने बहुत झिझकते हुए मुझसे ये कहा था। पता नहीं क्यों मुझको अच्छा नहीं लगा था उनका ये कहना। मेरे लिए शादी कोई जादुई नगरी थी जिसमें सिर्फ खुशियां थीं, सिर्फ घूमना फिरना था, छेड़खानियां थीं। सुबह देर से अलसाते हुए उठना, तकिए की टेक लगा के बिस्तर में बैठ के चाय पीना, थोड़ा पागलपन, थोड़ी लापरवाही। लेकिन कौशल तो बिल्कुल इसके उलट थे। सीधे सादे, वक्त पे सोना, वक्त पे जगना, हर चीज सलीके से बिल्कुल सही जगह पे रखना। कभी कभी चिढ़ के मारे मैं उनका या अपना सामान जानबूझ के इधर उधर रख देती थी, पर थोड़ी देर बाद देखती तो कौशल उस चीज को अपनी पुरानी जगह पे रख चुके होते थे। उनका इतना ज्यादा परफेक्ट होना मुझको बहुत अखरता था। लगता था मैं अपने पति के साथ नहीं, किसी रोबोट के साथ रह रही हूं। मैं इंसान थी, मैं पत्नी थी और सबसे ज्यादा मैं एक औरत थी।
कौशल की बेरुखी मुझको अंदर तक छलनी कर रही थी। कौशल का अंदाज मेरी पढ़ी हुई किसी भी रोमांटिक नॉवेल के नायक जैसा नहीं था। उनके बात करने का ढंग मेरे सपनों में आने वाले किसी भी राजकुमार जैसा नहीं था। शादी के बाद किसी का हो जाने वाले जैसा भाव उनकी आंखों में मुझको नहीं दिखाई देता था। उस घर को अपने हिसाब से चलाना तो दूर, मैं खुद को उस घर का हिस्सा तक नहीं मान पा रही थी। धीरे धीरे शादी के 2 महीने हो गए थे और मुझको लग रहा था कि जिंदगी जैसे एक ढर्रे में बंध गई है। कोई रंग नहीं था जिंदगी में। क्या कौशल को कभी नहीं मन करता होगा मुझको घुमाने का, लोगों की नजर बचा के धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेने का? मुझको लग रहा था इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कई बार बिना बात के गुस्सा भी हो जाती, लेकिन कौशल ने पलट के कभी कुछ नहीं कहा। कौशल की ये शालीनता, उनके मैनर्स मुझको और चिड़चिड़ा बना रहे थे। मैं उनसे लड़ना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी कि मेरी जिंदगी उनके साथ बर्बाद हो रही है, पर वो सामने आते तो कुछ कहते नहीं बनता। कौशल बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बिगड़ा हुआ ही सही पर जिंदा दिल शख्स चाहिए था। देर से लौटे उस दिन कौशल। मैं कुछ देर तक उनके इंतजार में इधर उधर टहलती रही, फिर आधी सोई आधी जागी सोफे पे ही लेट गई थी। देर रात को दरवाजा खुलने का खटका हुआ। नींद तो मुझको आई नहीं थी, लेकिन जानबूझ के सोने का नाटक किए लेटी रही। दरवाजा खोल के कौशल दबे पांव अंदर आए, फिर लाइट जलाए बिना बेडरूम में चले गए। मैं उठ के बैठने ही वाली थी कि फिर उनके पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से पलकें मूंद लीं। तभी मुझे अपने शरीर पे कंबल की गर्माहट का एहसास हुआ। कौशल ने बड़े जतन से मुझको कंबल उड़ाया, मोटा कुशन मेरे सर के नीचे से निकाल के तकिया का सहारा दिया और धीरे से मेरे बालों पे हाथ फिरा दिया। मुझको लगा जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूं और कौशल मुझको थपकी देके सुला रहे हों। थोड़ी देर मेरे सर पे हाथ फेरने के बाद कौशल बगल के सोफे पे बैठ गए और फिर जाने कब वहीं बैठे बैठे सो गए। उस रात मुझको कौशल में दूसरे का ख्याल रखने वाले पति की झलक दिखाई दी थी, लेकिन सुबह होते ही वो फिर वही बन गए थे जो वो थे, एक भावना शून्य नीरस इंसान। उन्हें देख के रह रह के एक ही सवाल जहन में आने लगा था, काश मैंने पापा की बात मानने के बजाय अपने दिल की बात मानी होती, रोहित से शादी कर ली होती। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रोहित कॉलेज में मुझसे 4 साल सीनियर था। बेहद स्मार्ट, बेहद हंसमुख और गजब का आत्मविश्वास रहता था उसके चेहरे पे। फर्स्ट ईयर की फ्रेशर्स पार्टी में जब मुझे मिस फ्रेशर्स का अवार्ड मिला, तो मिस फ्रेशर्स चुने जाने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि यह अवार्ड मुझको रोहित बहल के हाथों मिला। उसी रोहित बहल के हाथों जिसने कॉलेज के पहले दिन मुझको रैगिंग से बचाया था, जो औरों की तरह होके भी औरों से बहुत अलग था, औरों से बहुत आगे था। आते जाते अगर कभी रोहित मुझको दिख जाता तो मैं फ्रीज होके उसको देखने लगती थी। दिन भर उसी की बातें करती रहती, उससे बात करने के बहाने ढूंढती रहती। उस दिन पार्टी में जब अपनी लिखी हुई कविता पढ़ रही थी तो रोहित गौर से मुझको देख रहा था। अवार्ड देते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और मेरे कान में कुछ बुदबुदाया, कल सुबह कॉफी शॉप। रोहित के कहे इन चंद शब्दों को मैं अगली सुबह तक बार बार रिवाइंड करके सुनती रही और अगले दिन सुबह मैंने खुद को कॉफी शॉप में रोहित का इंतजार करते हुए पाया। रोहित का साथ पाके मैं तितली की तरह उड़ने लगी थी। उसकी महफिलों को हिला देने वाले किस्से, कानों में मिश्री की तरह घुल जाने वाली उसकी बातें, अकेले में भी मेरे होठों पे मुस्कुराहट ले आने वाली उसकी शरारतें। रोहित धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा को उसके बारे में बता ही दिया। पापा ने हैरानी से मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्से की परत जम गई थी, पर पापा ने खुद को संभाला। कल तक उनकी गोद में खेलने वाली बेटी आज सच में बड़ी हो गई थी। घर पे बुलाओ उसे। पापा ने जैसे रोहित को नहीं, मेरी खुशियों को घर आने का निमंत्रण दिया था। सपने क्या ऐसे पूरे होते हैं? शायद ऐसे ही पूरे होते होंगे। उस दिन रोहित को अपने परिवार के साथ मेरे घर आना था। मैं खुशी और घबराहट के बीच की किसी दुनिया में गुम थी। सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी थी, पर हर बार लगता था जैसे कुछ कमी रह गई हो।
लेकिन रोहित अपने परिवार के बजाय एक दोस्त को साथ लेके आया था। अंकल डैड ने मेरे लिए लड़की पसंद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे को दी है, और मैं तो कब से आपकी बेटी को पसंद कर चुका हूं। रोहित ने कनखियों से मुझको देखते हुए कहा तो शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। वो पापा के सामने बिल्कुल नहीं डर रहा था, बल्कि पापा ही थोड़ा चुप चुप से लग रहे थे। रोहित जिस तरह से पापा को मना रहा था, मुझे यकीन हो गया था कि पापा शादी से इनकार कर ही नहीं सकते। 1 घंटे बाद वो चला गया। मैंने जवाब की तलाश में पापा की ओर देखा। निधि, एक और चाय पिला दे बेटा, पापा ने कहा तो मुझे मन मार के रसोई में जाना पड़ा। एक बार चाय देने के बहाने से, फिर खाली कप उठाने के बहाने से, उसके बाद टेबल पर बिखरे हुए सामान को हटाने के बहाने से मैं पापा के आसपास मंडरा रही थी। पर पापा ने रोहित के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। रोहित को आके गए हुए 2 दिन गुजर गए थे। तीसरे दिन शाम को मैं अपने कमरे की खिड़की पे उदास बैठी थी। मुझको पता ही नहीं चला कि पापा कब मेरे बगल में आके खड़े हो गए। मैं पापा को देख के अचकचा के उठने लगी। उन्होंने मुझे इशारे से बैठे रहने को कहा। रोहित बहुत पसंद है तुझको? पापा ने पूछा। मैंने अपनी पलकें झुका ली। पापा ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, निधि, तुझे अपने पापा पे भरोसा है ना? पापा के बोलने के लहजे पे मैंने चौंक के उनकी ओर देखा। अपने तजुर्बे से कह रहा हूं बेटी, रोहित बहुत घमंडी है। दिल का अच्छा नहीं है ये लड़का, वो तुझे खुश नहीं रख पाएगा, पापा ने कहा और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए चले गए। मैं आंखों में आंसू लिए बैठी रही। रोहित को न जाने कौन सी कसौटी पे कसा था पापा ने, पर अपना आखिरी फैसला मेरे हाथ में छोड़ के पापा कमरे से जा चुके थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मेरे घर वालों ने मेरे लिए कौशल को पसंद किया था। कौशल के परिवार में कोई नहीं था। अनाथालय में रह के दिन भर काम और रात भर पढ़ाई करके अपने दम पे कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। वो पहले मेरे पापा की कंपनी में काम करते थे और उनकी बड़ी इज्जत करते थे। सिर्फ पापा के कहने भर से वो बिना मुझसे मिले ही मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए थे। मुझे अपनी और पापा की पसंद में से किसी को चुनना था। पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत थी मुझ में, लेकिन मुझे उन पे भरोसा भी था। इसलिए मैं खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ के शादी के लिए तैयार हो गई। शादी की पहली रात मैं रात भर जागी रही, अपने आंसुओं में अपने अतीत को धोती रही, अपने प्यार के निशान अपने दिलो दिमाग से मिटाती रही। और अगले दिन जब मैं अपने घर से विदा हुई तो अपने पुराने कपड़ों के साथ रोहित की यादें भी वहीं छुड़ाई थी। मैंने सोचा कि नए घर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत होगी, नया रिश्ता पुरानी यादों को धो डालेगा। लेकिन कौशल की बेरुखी मेरे बीते दिनों के घाव कुरेदती जा रही थी। एक और रोहित था जो मेरे पापा के सामने भी खुल के कह सकता था कि वो उनकी बेटी को पसंद करता है, और दूसरी ओर कौशल थे जिन्होंने कभी मेरे सामने तक ये नहीं कहा कि मैं उनको पसंद हूं। और कोई वजह नहीं हो सकती। कौशल मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मैं क्यों हूं उनके घर में, उनकी जिंदगी में? मेरे कानों में गूंज रहे थे रोहित के वो शब्द, तुम मुझे छोड़ के जा तो रही हो, लेकिन मेरे बिना खुश नहीं रह पाओगी। आना तो तुमको मेरे ही पास पड़ेगा। रोहित सही था, मैं उसी के साथ खुश रह सकती थी। उस दिन शाम को कौशल ऑफिस से बैठे तो मैं सोफे पे उदास बैठी हुई थी। उनको देख के भी मैं ना तो कुछ बोली ना कॉफी बनाने के लिए उठी। कौशल कपड़े बदल के आ चुके थे, लेकिन मैं अब भी यूं चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कौशल ने पूछा। मैंने उनकी ओर देखा, फिर न जाने क्या हुआ कि मैं जोर जोर से रोने लगी। इतनी जोर से कि अपनी आवाज मुझे खुद कमरे में गूंजती सुनाई दे रही थी। इतनी जोर से कि कौशल हक्के बक्के रह गए। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए, घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गए। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? कौशल ने बदहवास होकर पूछा। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर भेज दीजिए। मैंने रोते रोते कौशल के सामने हाथ जोड़ दिए। कौशल बेबसी से मुझको देखते रहे, चुप कराने की कोशिश करते रहे, पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे इस तरह रोते देख के कौशल घबरा गए थे। उन्होंने मुझको गले लगा के चुप कराने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट देख के मुझे बड़ा सुकून मिला।
पहली बार लगा कि मैं उनके लिए कुछ अहमियत तो रखती हूँ। मेरा रोना जब थम गया तो कौशल मेरे पास आके बैठे। किसी के सामने रोना मेरी आदत नहीं थी। पता नहीं क्यों और कैसे मैं कौशल के सामने टूट गई थी। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन नजरें कौशल की भी झुकी हुई थीं। उनकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। आई एम सॉरी निधि, मुझको ख्याल ही नहीं आया कि तुमको अपने घर की याद आ रही होगी। मैं तुम्हारे लिए याद शहर का टिकट करवा देता हूँ। कुछ दिन के लिए घर हो आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं भी आता तुम्हारे साथ, लेकिन तुरंत छुट्टी नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। कौशल की आवाज नम हो गई थी। हमारे बीच की खामोशी आज कुछ और गहरी हो गई थी। वो रात किसी तरह कटी। न कौशल को नींद आई न मुझको। लेकिन सुबह जब वो उठे तो ऐसे उठे जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उतने ही शांत, उतने ही सामान्य। मेरा याद शहर का टिकट हो चुका था। अगले ही दिन मुझको याद शहर जाना था और मैंने तय कर लिया था कि एक बार जाने के बाद मैं फिर मुंबई नहीं लौटूंगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शादी के बाद पहली बार मैं घर जा रही थी, इसलिए कौशल सबके लिए खुद जाके गिफ्ट खरीद लाए थे। मन ही मन वापस ना आने का जो फैसला मैं कर चुकी थी उसका उनको एहसास तक नहीं था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको अपना फैसला बता सकूं। इसलिए मैं चुपचाप सारा सामान सूटकेस में रखने लगी। सामान ज्यादा था और जगह कम। मैंने अपनी साड़ियां सूटकेस में करीब करीब ठूंस दी। तभी हाथ में चाय का ट्रे लेके आ रहे कौशल पे मेरी नजर पड़ी। वो मेरी जल्दबाजी देख के मुस्कुरा रहे थे। मुझे अपनी ओर देखता पाया तो कौशल अचकचा गए। मैं फिर अपना सामान सूटकेस में ठूसने लगी। कौशल मेरे पास आए, चाय का कप मेरे हाथ में थमाया और सूटकेस अपनी ओर सरका के एक एक करके सारा सामान उसमें से निकालने लगे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, मैंने कहा। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आवाज में आज और दिनों जैसी झल्लाहट नहीं थी। डोंट वरी, मैं कर दूंगा, तुम चाय पियो, कौशल ने कहा। वो सूटकेस खाली करने में जुट गए, मैं चाय पीने में। कौशल खुद हमेशा कॉफी पीते थे। कॉफी अच्छी बनाते भी थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार चाय बनाई थी, वो भी मेरे लिए। चाय सच में अच्छी बनी थी, या शायद मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। मैं चाय का घूंट ले रही थी और मेरी नजरें एकटक कौशल पे लगी थीं। वो बड़े जतन से मेरा सामान पैक कर रहे थे। थोड़ी देर में हम स्टेशन जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरा सामान कार में डाला और हम दोनों रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। कौशल के साथ रहते हुए पिछले 2 महीनों से मैं उदास थी और आज मैं उनसे दूर जा रही थी, तब भी मेरा दिल भरा हुआ था। पूरे सफर में कौशल नजर चुरा के मुझको देखते रहे और मैं पापा को अपना फैसला सुनाने की हिम्मत करती रही। हम स्टेशन पहुंच गए थे। कौशल मेरा बैग लेके प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ने से इंतजार कर रहे थे। बचपन से मिले हुए संस्कार जैसे आगे बढ़ के मेरा रास्ता रोक रहे थे। मैंने खुद को संभाला। एक बार मैं अपने दिल की अनसुनी करके अपने फर्ज की सुन चुकी थी, पर अब मुझको अपने दिल की सुननी थी। खुद को बोझ की तरह घसीटते हुए मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची और फिर ट्रेन के अंदर। मेरा बैग सीट के नीचे सेट करके कौशल भी मेरे बगल में बैठ गए। मैं चुप जरूर थी पर उदास नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि घर पहुंचते ही कौशल को फोन करके बता दूंगी कि मैं उनके साथ अब अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। कौशल देर से किसी सोच में डूबे थे। तभी गाड़ी ने सीटी दी और कौशल चौंक के अपने ख्यालों से बाहर निकले। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपनी हथेली में भर लिए। अपना ख्याल रखना, उन्होंने कहा, और मेरा हाथ छोड़ने के बजाय और कस के पकड़ लिया। कौशल के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे में आज गहरी उदासी थी। उनका ये रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखें भरी हुई थीं। निधि, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की। कहने को कुछ था नहीं, या शायद उनका गला भर आया था। गाड़ी पटरी पे धीरे धीरे सरकने लगी थी। गाड़ी चलने लगी है। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। पहुंच के फोन कर देना। कौशल ने खुद को संभाल लिया था। वो गाड़ी से उतर गए और गाड़ी धीरे धीरे
मेरी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मुंबई स्टेशन पार करते ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैंने अपने बिखर आए बालों को संवारा और अपनी खिड़की से बाहर झांक के एक के बाद एक बदल रहे नज़ारों को देखने लगी। अगले दिन मेरी ट्रेन यार्डशायर स्टेशन पे पहुंची तो पापा मुझको लेने आए हुए थे। पापा को कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? अपनी उलझनों में तो मैं उनको बताना ही भूल गई थी। जरूर कौशल ने बताया होगा। घर के लिए ऑटो में बैठते ही पापा ने मुझको कौशल को फोन कर लेने की याद दिलाई, लेकिन मैंने टाल दिया। घर पहुंची तो माँ आरती की थाल के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अंदर तक डर गई। इन लोगों को कैसे बताऊंगी कि मैं कौशल से तलाक लेना चाहती हूँ? सही मौके का इंतजार करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं था। आखिरकार वो सही मौका रात को ही मिल गया। खाना खा के पापा सोने चले गए थे। माँ मेरी चारपाई पे बैठी थी और मैं उनकी गोद में सर रख के लेटी हुई थी। माँ धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रही थी। मैं माँ को सच बताने जा ही रही थी कि माँ बोल पड़ी, अब सब ठीक है ना निधि? रोहित परेशान तो नहीं करता तुझे अब? रोहित का नाम सुन के मैं झटके से उठ खड़ी हुई। रोहित परेशान नहीं करता मतलब? और माँ ने जो मतलब समझाया उसे सुन के मैं जैसे सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे आके गिर पड़ी। मेरी शादी के बाद रोहित ने यहां घर पे आके पापा को धमकाया था। गुंडों से पिटवाने की धमकी दी थी। कौशल को फोन करके उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा था कि मेरे कई लड़कों के साथ चक्कर थे। ये कहा था रोहित ने। कौशल अकेले इस सब से निपटते रहे और मुझको पता भी नहीं चलने दिया। हम तो बहुत डर गए थे तुम्हारे लिए। सोचो अगर कौशल रोहित की बात पे भरोसा कर लेता तो? उसने रोहित को पता नहीं क्या कहा, पर अब उसकी हिम्मत नहीं होती हमारी ओर देखने की। माँ खुश थी कि उनके दामाद को उनकी बेटी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। माँ खुश थी कि उनकी बेटी अपने पति के साथ सुखी है। माँ खुश थी कि उनका दामाद उनका हालचाल जानने के लिए फोन करता है। और मैं थी जो जानती तक नहीं थी कि मेरे पीछे पापा को क्या क्या झेलना पड़ा। मेरी परेशानियों को अपने सीने पे झेल लेने वाले, मेरी जिम्मेदारियों को बिना मुझे बताए अपना लेने वाले उस इंसान के साथ मैं क्या करने जा रही थी? आज की रात मेरे लिए जैसे कयामत की रात थी। पापा ने रोहित को ठीक ही पहचाना था। मैं उसको पहचानने में भी गलत थी और कौशल को भी नहीं पहचान पाई थी। मैं जानती थी कि कौशल वैसे कभी नहीं बन पाएंगे जैसी मैं कल्पना करती थी। वो प्यार जताना नहीं जानते थे, लेकिन प्यार निभा के वो दिखा चुके थे। अगले दिन उठते ही मैंने कौशल को फोन लगाया। हेलो? फोन की दूसरी तरफ से कौशल की आवाज आई। मुझसे कुछ बोला नहीं गया। हेलो? कौशल ने फिर कहा। कौशल, मैं अपने घर लौट रही हूं। कल ही, मैंने कहा। मेरा गला और मेरी आंखें दोनों भर आए थे। मैं जानती थी कि कौशल जताएंगे नहीं, जताना आता नहीं उन्हें, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उनकी आंखें भी जरूर भर आई होंगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।